हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी लेबर लॉ की वीडियो के अंदर काफी कुछ कर चुके हैं। अब हमारे बचे हैं सिर्फ 4 एक्ट्स, जिसमें से हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दोनों कर लिए। आज मैं आप लोगों को एक नया एक्ट बताने जा रही हूँ जिसका नाम है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो है ये एक ऐसा एक्ट है जो ये बताता है कि वर्कर्स की जो वेजेस है वो रेगुलर होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, प्रॉपरली उनको टाइम पे ये पेमेंट मिलनी चाहिए। तो बेसिकली इट इज द ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट द वेजेस टू वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड टू सर्टन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज। वो वर्कर्स जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में स्पेसिफाइडली प्लेस्ड है, उनको नो डिले इन पेमेंट एंड नो इलीगल डिडक्शंस। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इनकी एक तो पेमेंट डिले ना हो, दूसरा इनकी पेमेंट में से इलीगल डिडक्शंस ना हो, मतलब गलत तरीके से कोई कटिंग्स ना हो इनके पेमेंट में से, कुछ कह के काट लेते हैं कुछ एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एप्लीकेबल इन फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड रेलवे। कहाँ एप्लीकेबल है एक्ट? ये फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में और रेलवेज में एप्लीकेबल है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब कॉन्ट्रैक्टर, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब कॉन्ट्रैक्टर से भी जुड़ा हुआ है। सब कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जो इनको अप्लाई करवाता है। अब इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा, इसमें ये काफी ब्रॉड वर्ड है। इसमें क्या क्या कंसिडर किया जाता है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में? पीपल वर्किंग इन ट्रैमवे, एयर ट्रांसपोर्ट, डॉक, इनलैंड वेसल्स, माइन, प्लांटेशंस, वर्कशॉप्स और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट एक्सक्लूडिंग मिलिट्री, एयर एंड नेवल। इनको छोड़कर बाकी सारी चीजें आती हैं। और एनी वर्क रिलेटेड टू बिल्डिंग, कैनाल, रोड, इरिगेशन एक्सेट्रा, ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आती है। तो ये सारी चीजों पे आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 अप्लाई होता है। इसके अलावा आप बताएंगे वेजेस क्या होते हैं। व्हाट आर वेजेस? यू हैव टू डिफाइन वेजेस इन दिस एक्ट ऑल्सो। तो वेजेस आर ऑल दोज रेम्यूनरेशंस इन टर्म्स ऑफ मनी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोई भी जो रेम्यूनरेशन मनी की टर्म में दिया जाता है या काइंड की फॉर्म में, उसको हम वेजेस कहते हैं। जैसे सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा, कॉइन, सिल्वर वगैरह कुछ भी। तो वेजेस के अंदर आपका सैलरी आता है प्लस डियरनेस अलाउंस आता है, तो इसको आप वेजेस कहेंगे। वेजेस इंक्लूड्स एनी रेम्यूनरेशन पेएबल ऑन अवार्ड और सेटलमेंट। वेजेस जो है उसको भी कहा जाता है जो रेम्यूनरेशन पे की जाती है आफ्टर एन अवार्ड और सेटलमेंट। जैसे कई दो एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हुआ, सेटलमेंट हो गई, सेटलमेंट के बाद जो पे किया जाता है वो भी रेम्यूनरेशन ही होता है। ओवर टाइम, हॉलीडे ना लेने के टाइम पे पैसा मिल गया, उसको भी वेजेस कहते हैं। एडिशनल रेम्यूनरेशन अंडर एम्प्लॉयमेंट, कोई भी एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो एडिशनल रेम्यूनरेशन मिला है वो भी वेजेस के अंदर आएगा। एनी सम पेएबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया एम्प्लॉयर ने, उसके लिए जो सम पेएबल है वो भी वेजेस का ही पार्ट समझा जाएगा। अब वेजेस में क्या नहीं इंक्लूड होता? व्हाट आर द थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन वेजेस? नंबर 1 इज बोनस, नंबर 2 हाउस एकोमोडेशन वैल्यू, सप्लाई ऑफ लाइट, प्रोविडेंट फंड मनी, ट्रैवलिंग अलाउंस, ग्रेचुटी, स्पेशल एक्सपेंसेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट। ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती वेजेस के अंदर। Now, who is responsible for payment of wages? पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर वो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है जो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर है। नंबर 2, अगर फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर हर जगह नहीं होता, तो उसका मैनेजर होगा रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, जो पीछे हमने सारे नाम पढ़े, उधर सुपरवाइजर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है वेजेस के लिए। रेलवेज में नॉमिनेटेड पर्सन, जिस भी इंसान को वहां बिठाया गया है, वो इधर होगा रिस्पॉन्सिबल। कॉन्ट्रैक्टर, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं तो डेजिग्नेटेड पर्सन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जिसको भी कॉन्ट्रैक्टर ने डेजिग्नेट किया है। एंड एनी अदर केस में भी कोई भी डेजिग्नेटेड पर्सन। तो ये जो होते हैं ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी तरीके के पेमेंट के इश्यूज को लेकर। इफ एम्प्लॉयर डाइज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका काम देखता है। अगर जो एम्प्लॉयर है वो मर जाता है तो उसका जो लीगल हायर होता है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा पेमेंट के लिए। अच्छा, पेमेंट के ड्यूरेशंस क्या है, कब पेमेंट की जाती है? तो याद रखें, जब भी किसी एस्टेब्लिशमेंट में 1000 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज 1000 से कम है, तो वहां की पेमेंट कब की जाएगी? सपोज मैं किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करती हूँ और वहां पर 900 लोग काम करते हैं, तो मेरी पेमेंट कब आनी चाहिए? मेरा जब महीना पूरा होता है, सपोज मेरी 10 तारीख की ज्वाइनिंग है और मेरी अगली 10 के बाद जो 7वां दिन होगा उससे पहले पहले मेरी पेमेंट
पेमेंट आ जानी चाहिए एवरी 7th डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ मंथ, ठीक है। और अगर जिन एस्टेब्लिशमेंट में 1000 से ऊपर वर्कर्स हैं वहां पर वही 7वां दिन 10वां दिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 1 महीना पूरा होने के बाद 10वें दिन से पहले पहले पेमेंट आ जानी चाहिए। और इसमें एक और केस बनता है, अगर आपका वर्कर जो है टर्मिनेट कर दिया आपने वर्कर को, अगर वर्कर को हटा दिया तो उसका महीना जिस दिन से उसको हटाया है उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। एंड 1 महीना तो बिल्कुल भी आप एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने 1 महीना एक्सीड कर दिया तो वो फिर उसको आपको क्लेम कर सकता है। फिर उसके बाद डिडक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, किन किन चीजों को लेके आप उसकी पेमेंट में से वेजेस पे से डिडक्शंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली गलत डिडक्शंस तो आप नहीं कर सकते, तो जो जायज डिडक्शंस है वो है फाइन्स, उसने कोई नुकसान किया उसका डैमेज, एब्सेंस हुआ है, हाउस एकोमोडेशन काटते हैं आप उसका, रिकवरी ऑफ एडवांस, कोई एडवांस लिया था उसकी रिकवरी, लोन लिया था उसकी रिकवरी, इनकम टैक्स, कोई स्कीम उसने इंश्योरेंस की आपके साथ शुरू की हुई है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज या LIC का कोई प्रीमियम, तो ये सारी चीजों के लिए आप उसकी डिडक्शंस वैलिड बनती है, आप कर सकते हैं। डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 75% ऑफ वेजेस इफ होल और पार्ट डिडक्शन इज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है तो 75% से ज्यादा आप उसकी वेजेस से नहीं डिडक्ट कर सकते, और दूसरे केसेस में 50%। नाउ इसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है आपको, क्योंकि रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उसके सारे वेजेस डिडक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए। क्या क्या लिखा जाता है इसमें, रिकॉर्ड्स रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है रजिस्टर की कितनी वेजेस पे हुई हैं, कितने डिडक्शंस हुए हैं, रिसिप्ट्स कितनी हुई हैं, वर्क क्या क्या परफॉर्म किया है, पर्टिकुलर्स क्या है एक पर्सन के, और ये रजिस्टर 3 साल तक संभाल कर रखा जाता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में। एंड फाइनली वेयर इज दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल टू ऑल द पर्सन हु इज अर्निंग अप टू 18,000 रुपीज पर मंथ। हर वो इंसान जिसकी महीने की सैलरी 18,000 तक है तो उसका ये मेंटेन होगा। इफ ही इज अर्निंग मोर देन 18,000 पर मंथ ही विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिस एक्ट। अगर 18,000 से ज्यादा उसकी अर्निंग है तो वो इस एक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स अबाउट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन, कि आपके पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या है, तो आप ये सब उठा के उसके अंदर लिख देंगे। और अगर 4 मार्कर्स में आ गया तो आपसे से पूछा जा सकता है कि पेमेंट देने का क्या प्रोसीजर है, जो आया है एक आध बार क्वेश्चन, और कौन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट देने के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में ज्यादातर, अदरवाइज ये पूरा आता है, तो आप इसको अच्छे से कर भी सकते हैं। सुनते सुनते ही याद हो गया होगा अब तो ये, क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है ही बहुत आसान। मैटरनिटी बेनिफिट हो चुका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो चुका, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो चुका, 3 एक्ट और रह गए हैं, वो भी हम बहुत जल्दी करेंगे। थैंक यू।